Namaskar, this is Priyadarshan. Please accept my greetings from the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Dear students, today we are going to study a very educative lesson. The name of the lesson is Bharat is my home, and it has been written by our former President Dr. Zakir Hussain. सो मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शैक्षणिक पाठ है, बहुत ही डायडेक्टिक पाठ है। और इस पाठ के लेखक हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let us see the first paragraph of the story. It is all about the introduction of the author. पहला पैराग्राफ लेखक के परिचय के बारे में, इसे हम देखें। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897-1969। सो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ और इनका देहांत 1969 में हुआ। बॉर्न इन हैदराबाद, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। आपको मालूम होगा हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी होने जा रही है या राजधानी है। सो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897-1969 born in Hyderabad was one of our greatest freedom fighters. यह सबसे महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और उसके साथ ही बहुत ही सुप्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर हुसैन भारत के राष्ट्रपति 1967 में बनते हैं। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। राष्ट्रपति बनने से पहले ये अपने प्रदेश बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। और जो हमारा पाठ है जिसका शीर्षक है भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। और जब राष्ट्रपति का वो शपथ ले रहे थे और उसके बाद जो भाषण कार्यक्रम होता है और उन्होंने जो भाषण दी, उसी का एक हिस्सा यह हमारा पाठ भी है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपने प्रथम भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। तो अपने पहले भाषण में, जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद उनका जो पहला भाषण होता है, तो उसमें खुद को हिंदुस्तान के संस्कृति का सेवक, संस्कृति के प्रति एक वफादार व्यक्ति के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हैं। So after reading the introductory part of the author, we all came to know about the greatness of this author. जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस कहानी का, जिसमें हम लेखक के परिचय को प्राप्त करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि लेखक एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं। वह सिर्फ भारत के तीसरे राष्ट्रपति ही नहीं थे, एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्वाभाविक है कि उनका बहुत बड़ा योगदान था, और उन्हीं योगदान के बारे में, उन्हीं मूल्यों के बारे में जिसके बारे में वो बात करते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा किस तरह से ग्रहण करना चाहिए, समाज पर, बच्चों पर शिक्षा का कैसा प्रभाव होना चाहिए, एक राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का क्या योगदान होता है, इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से इस पाठ में चर्चा करेंगे। सो देयरफॉर let us come to the main part of the story, the first one. I must confess
दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब बच्चों बहुत प्रसन्न होना होता है, बहुत खुश होना होता है, गदगद होना होता है। तो लेखक कहते हैं आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी। जिस तरह से लोगों ने मुझ में यकीन जताया है, जिस तरह से लोगों ने मुझ में विश्वास किया है, उस बात से मैं बहुत खुश हूँ, मैं भाव विह्वल हूँ और बहुत ही प्रसन्न हूँ। बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। और क्योंकि लोगों को सहयोग से, लोगों के प्रेम से, लोगों के विश्वास से ये हिंदुस्तान के सर्वोच्चतम पद पर आसीन हुए, तो जिस तरह से लोगों ने इनमें विश्वास जताया, उस विश्वास से लेखक अपने आप को बहुत गदगद महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत ही वे प्रसन्न हैं, वे बहुत ही खुश हैं इस बात से। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। एक बौद्धिक संपदा आप कहें, इस पद को उन्होंने प्रदान किया, जो प्रेसिडेंसी का पोस्ट है, क्योंकि यह अपने देश का सर्वोच्चतम पोस्ट है, उसमें भी डॉक्टर राधा कृष्णन उस पोस्ट को एक बौद्धिक संपदा से लैस किया। अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, उसमें विद्वता भी जोड़ा उन्होंने, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का खजाना, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, और यह शायद ही कहीं मिले आपको। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में, डॉक्टर राधा कृष्णन आप ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति की गरिमा को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति का जो पद है वह महान हो जाता है, या उसमें और ज़्यादा महानता आ जाती है, विद्वता आ जाती है, और स्वाभाविक रूप से डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास अनुभव का एक खजाना है। तो इस प्रकार इन्होंने राष्ट्रपति के पद को गरिमामय बनाया, राष्ट्रपति के पद को गौरवान्वित किया। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, तमाम उम्र ज्ञान के पीछे लगे रहे, सारी जिंदगी इन्होंने ज्ञानार्जन में ही बिताया। एंड ट्रुथ, knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness. Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment. लेखक कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति के पद को बहुत ही गौरवान्वित किया, उनको बौद्धिक संपदा प्रदान किया। अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, उसमें विद्वता भी उन्होंने प्रदान किया। एंड अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, और डॉक्टर राधाकृष्णन के पास अनुभव का खजाना था। वो भी एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, विद्वान थे, और इन तमाम अपने सद्गुणों से उन्होंने राष्ट्रपति के पद को गरिमामयी बनाया। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, तमाम उम्र सत्य और ज्ञान के प्रति लगे रहे। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. So he has done more than probably any other man. किसी भी इंसान से जब आप तुलना करें तो डॉक्टर राधाकृष्णन किसी भी इंसान की तुलना में सबसे ज़्यादा योगदान उन्होंने किया है, खास करके ज्ञान के क्षेत्र में, आध्यात्मिक मूल्यों के क्षेत्र में, आध्यात्मिक एकता के क्षेत्र में। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought. भारत के जो दर्शन हैं या जो दार्शनिक विचार हैं, and the oneness of all true spiritual values, और जितने भी आध्यात्मिक मूल्य हैं, सब में जो एकता है, इन तमाम चीज़ों पर किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में डॉक्टर राधाकृष्णन ने सबसे अधिक काम किया है। He has never lost his faith in the essential humanity of man. He has never lost his faith in the essential humanity of man. उन्होंने जो इंसान की इंसानियत है, या यूँ कहें
कि इंसानियत से उनका विश्वास कभी उठा नहीं। एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। और तमाम उम्र वह इस बात के लिए संघर्ष करते रहे कि हर इंसान की ज़िंदगी न्यायोचित हो और सम्मानजनक हो। तो एक न्यायोचित और सम्मानजनक ज़िंदगी के लिए भी वो प्रयासरत रहे। तो दिस इज हाउ वी कैन सम अप दिस पैराग्राफ दैट बिकॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन ही इज नाउ टेलिंग अस अबाउट हिज प्रीडिसेसर। उनके पूर्व में जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राधा कृष्णन हैं, तो उनके बारे में बताते हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन इज very much charitable to the virtues, the way he has explained about Dr. Radha Krishnan, that Radha Krishnan added values to the post of presidency in our country. डॉक्टर राधा कृष्णन के राष्ट्रपति बनने से राष्ट्रपति का जो पद है वो गरिमामयी हो जाता है, उनकी विद्वता की वजह से, उनके ज्ञान की वजह से, उनके चरित्र की वजह से। And Dr. Zakir Hussain also says about Dr. Radha Krishnan that his contribution is far more than anyone who has done in this country. इस देश में अध्यात्म के क्षेत्र में किसी के भी कंट्रीब्यूशन से डॉक्टर राधा कृष्णन का कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक है। इस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने प्रीडिसेसर, उनके पूर्व में जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, उनके बारे में बताते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. संपूर्ण त्याग की भावना के साथ, विनम्रता के साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि संपूर्ण त्याग और विनम्रता के भावना के साथ मैं इस ऑफिस में प्रवेश करता हूँ। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India. अभी मैंने संविधान के प्रति कृतज्ञता की शपथ ली है, संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिया है। It is the Constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves. It is a constitution of a comparatively new state. डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं यह एक नए राज्य की, नए राष्ट्र, यह एक नए राष्ट्र का संविधान है। It is the constitution of a comparatively new state. तुलनात्मक रूप से यह संविधान एक नए राष्ट्र का है। Which its free citizens have, जो इनके जो स्वतंत्र नागरिक हैं उनको मिला है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहली बार इतिहास में, गिवन टू देमसेल्व्स। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना यह है कि हमारा राष्ट्र नया राष्ट्र कहने का मतलब बच्चों ये है कि वी गॉट फ्रीडम इन 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली 1947 में। उस दृष्टिकोण से एक नए भारत का उदय होता है, एक स्वतंत्र भारत का उदय होता है। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारा राष्ट्र तुलनात्मक रूप से एक नया राष्ट्र है। यह संविधान नए राष्ट्र का संविधान है जो इसके स्वतंत्र नागरिकों को दिया गया है या स्वतंत्र नागरिकों को मिला है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र, यह एक प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र है। अब इस बात को ज़रा समझें। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के लोग हैं उसे एंशिएंट कहते हैं बिकॉज सिविलाइजेशनली वी आर वेरी ओल्ड। हमारा हिस्ट्री इट गोज इनटू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो एक प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हिंदुस्तान की सभ्यता है। तो उस दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि हम लोग नए नहीं, काफ़ी पुराने हैं, हमारी संस्कृति पुरानी है।
हमारी सभ्यता पुरानी है। दुनिया के अग्रणी सभ्यताओं में से भारत की भी सभ्यता एक है। इसलिए वो कहते हैं कि इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। लोग प्राचीन हैं लेकिन राज्य नया है, राष्ट्र नया है, क्योंकि 47 से पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। 47 में हमें आज़ादी मिलती है, एक नए भारत का उदय होता है। तो उस दृष्टिकोण से राष्ट्र नया है, लोग पुराने हैं। तो so through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। जैसा कि वो कहते हैं कि यहाँ के लोग या हमारी सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, इसकी गाथा सहस्त्र वर्षों की है। सहस्त्र वर्षों से लोग सहयोग की भावना से, आपसी मेल जोल से, विभिन्न जातियों में जो एकता है, विभिन्न नस्लों में जो एकता है, उस वजह से एक खास मूल्य का एहसास हुआ है यहाँ के लोगों को, और वो अपने ही तरीके से जी रहे हैं, अपने ही तरीके से स्ट्राइव कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, पुराने लोगों का नया राष्ट्र। थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, जिसकी कहानी सहस्राब्दियों की है, हजारों वर्ष की है। एंड दे हैव स्ट्रिवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ऑन पिकुलियर वे। और उस तरह से, क्योंकि काफ़ी प्राचीन सभ्यता है, तो लोग हजारों वर्षों से खास मूल्यों को अपने ही अंदाज में समझते आ रहे हैं, अपने ही अंदाज में जीते आ रहे हैं। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। उन मूल्यों के प्रति मैं दृढ़ संकल्प हूँ, उन मूल्यों के प्रति मैं वफादार हूँ। फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू की कुछ ठोस बातें मे बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। जब परिस्थितियाँ बदलती है, समय बदलता है, तो समय के अनुसार उन मूल्यों में थोड़े बहुत परिवर्तन आ सकते हैं। उन मूल्यों के ठोस रूपों में थोड़े बहुत परिवर्तन आ सकते हैं। सो द वैल्यू रिमेन्स एटर्नली वैलिड एंड प्रेजेंट्स फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशंस। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन इस हिस्से में हमें यह ज्ञान दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति हजारों साल पुरानी है। और वे ये भी कहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ के लोग अपने ही अंदाज में, क्योंकि हमारा कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है। आप सुने होंगे, एक बहुत फेमस लाइन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो ये जो अनेकता में एकता की जब बात होती है, इट इज़ बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। सांस्कृतिक रूप से बहुत सारी विभिन्नताएं हैं अपने देश में। देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेज, सो मेनी रिलीजन्स, सो मेनी कास्ट्स, सो मेनी क्रीड्स। तो जाति, धर्म, भाषा, सभी के आधार पर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। लेकिन इन हजारों वर्षों में इन विभिन्नताओं के बावजूद लोग किसी खास मूल्य के साथ यहाँ एक साथ कॉपरेशन की भावना से, सहयोग की भावना से जी रहे हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात है, यह अपने आप में एक काबिल तारीफ बात है। उसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इस लंबे समय के अंतराल में, बिकॉज वो मिलेनिया शब्द का प्रयोग करते हैं, सहस्राब्दियों में हो सकता है ऐसा कि मूल्यों में या मूल्यों के ठोस रूपों में थोड़ी बहुत गिरावट आई हो, थोड़ा बहुत परिवर्तन आया हो। यह परिवर्तन हो सकता है समय के अंतराल में हुआ हो, बट स्टिल द ओरिजिनल, द ट्रू वैल्यू इज वेरी मच इंटैक्ट, एंड दे आर स्टिल द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन
they are source of knowledge and they teach us a new way of life. लेकिन अभी भी उन मूल्यों की अपनी अहमियत है, वह बहुत महत्वपूर्ण है. So this is what we have learnt in this part of the story. Let us see the next one. The past is not dead and static. Past मृत प्राय नहीं है, past रुका हुआ नहीं है. This is what डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं. डॉक्टर बच्चों इस बात को बखूबी समझें कि पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट मृत प्राय नहीं है, पास्ट स्टैटिक नहीं है, पास्ट कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं है, पास्ट कोई ठहराव नहीं है. ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों कहते हैं? बिकॉज पास्ट इज द treasure trove of all sorts of knowledge, and that knowledge keeps us inspiring to live in a better way. So that knowledge, in other way you can say, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पास्ट या अतीत हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं. So by this way past is neither static nor dead. इसलिए हमारा अतीत नहीं तो मृत है और नहीं उसमें कोई ठहराव है. इट इज़ अ लाइफ एंड डायनेमिक. और वे ये भी कहते हैं कि यह जीवंत है, यह गतिमान है, एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ अवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अवर फ्यूचर. और वे ये भी कहते हैं कि वह शामिल है हमारे प्रेजेंट को बेहतर करने में, हमारे वर्तमान को बेहतर करने में, और उसके साथ ही भविष्य की संभावनाओं को भी उजागर करने में, भविष्य की संभावनाओं के तरफ भी वो हमें निर्देशित करती है. तो इस तरीके से डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारा पास्ट मृत नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वह कोई रुका हुआ नहीं है, वह जीवंत है, वह गतिमान है. बिकॉज इट कीप्स अस इंस्पायरिंग अस इन द प्रेजेंट टाइम एंड इट ऑल्सो पेव्स अ वे फॉर द फ्यूचर. क्योंकि वह हमारे वर्तमान को भी प्रभावित करती हैं और भविष्य में जो संभावनाएं हैं उसके प्रति भी हमें सचेत करती है या हमें अग्रसर करती है. द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल. इसके सतत नवीनीकरण के लिए कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार होता है और रिन्यूअल का मतलब नवीनीकरण होता है, नया बनाना जिसे आप कहते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड सच में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर. तो इसके नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है, सही मायने में वह प्रक्रिया राष्ट्रीय कल्चर में वृद्धि से जुड़ा हुआ है. एंड नेशनल कैरेक्टर, तो राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्कृति में जब वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के द्वारा इसका नवीनीकरण होता है, उसमें नयापन आता है. सो दिस इज हाउ डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल. इसके लगातार नवीनीकरण के तौर तरीके इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर. तो जब राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास होता है तो उस तरीके से ही इसका नवीनीकरण भी होता है. इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन. और यह काम शिक्षा का है. एज ए सीट, जैसा कि मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली if not entirely been made on account of my long association with the education of my people. तो यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि जो यह जो नवीनीकरण की प्रक्रिया है, whether that renewal is of national culture or national character, largely it is the work of education. यह काम शिक्षा का ही है. शिक्षा से ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है और ठीक उसी तरह से राष्ट्र के चरित्र का भी निर्माण होता है. शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने संस्कृति को भी समृद्ध कर सकते हैं. सो देयरफॉर एजुकेशन प्लेज अ पिवोटल रोल. देयरफॉर एजुकेशन इज क्रूशियल not only for the development of an individual's character
but also for the character of the nation as the whole. तो इसलिए शिक्षा का अहम योगदान होता है व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में और उसके साथ साथ राष्ट्र के चरित्र के निर्माण में भी। राष्ट्र की संस्कृति भी उससे समृद्ध होती है। और इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी कहते हैं कि मेरा जो योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है, द वे आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ एजुकेशन, जिस तरह से मैं शिक्षा से लगातार जुड़ा रहा हूँ, यह एक वजह हो सकती है कि कंसिडरिंग दैट थिंग नो आई वॉज मेड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए या इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन किया गया। सो दिस इज़ हाउ माय डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन elaborates the virtue of education, the power of education, no? The need of education, the strength of education, the potential of education. So education, if you sum up all these things which you have just read, so education has the potential to transform a society entirely. शिक्षा हर चीज़ में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। So this is what Dr. Zakir Hussain has taught us in this part of this story. Let us see the next one. I maintain that education is a prime instrument. डॉक्टर जाकिर हुसैन का यह भी मानना है कि शिक्षा एक प्राथमिक उपकरण है। प्राइम इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन को। सो आई मेंटेन that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साफ साफ इस बात को स्वीकारते हैं, मानते हैं और कहते हैं कि एजुकेशन इज द टूल थ्रू विच द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी निर्माण किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से, और उसके साथ साथ राष्ट्र का भी निर्माण किया जा सकता है। सो देयरफॉर वी कैन से इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन or whatever we have read up to this, we can conclude that education is pivotal to an individual's growth and at the same time to the growth of a society, to the growth of a nation. तो शिक्षा एक व्यक्ति के उत्थान के लिए ही अनिवार्य नहीं है, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए भी अनिवार्य है। सो दिस इज व्हाट we had to study up to this. We shall meet soon with the remaining part of the lesson in the next class. Till then, goodbye, stay blessed, namaskar.